नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम हब में। आज हम छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। मध्यकालीन इतिहास में हमें 4 राजवंशों के बारे में पढ़ना है। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, कृपया जाएं और मेरा पिछला वीडियो देखें, प्राचीन छत्तीसगढ़, जो कि CGPSC और व्यापम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ को नक्शे के द्वारा पढ़ेंगे, मैपिंग के द्वारा पढ़ेंगे, जिससे आपको आसानी से और लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मध्यकालीन छत्तीसगढ़ है। इस मध्यकालीन छत्तीसगढ़ में हम मुख्यतः 4 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे: कलचुरी वंश, छिंदक नागवंश, काकती वंश और फणी नागवंश। कलचुरी वंश, छिंदक नागवंश, काकती वंश और फणी नागवंश, ये 4 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इनके जो मैपिंग से इनकी राजधानियाँ क्या थी। तो देखिए, कलचुरी वंश की 2 शाखाएं थी, एक आपका रतनपुर तुम्बान वाला और एक था रायपुर का। उसके बाद छिंदक नागवंश और काकती वंश जो थे वो दोनों बस्तर में थे। पहले छिंदक नागवंश आया, उसके बाद काकती वंश आया, और इसके बाद कवर्धा साइड कौन थे? फणी नागवंश। तो इस प्रकार से हम मैपिंग के थ्रू एक बार समझ सकते हैं कि कौन से राजवंश कहाँ पे उनकी राजधानियाँ थी वो, या फिर वो कहाँ पे निवास करते थे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कलचुरी वंश की। क्वेश्चन आए तो ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ वामन राज। वामन राज जो है 7वीं शताब्दी के अंत में कलचुरी राजा जो है वो कालिंजर पर विजय प्राप्त किया था और उसे अपनी राजधानी बनाई। फिर उसने गंडक नदी पार करके आसपास के क्षेत्र को जीता। यहाँ उसने अपने छोटे भाई लक्ष्मण राज को गद्दी पर बिठाया, जिसके जो वंशज है वो सरयू पार के कलचुरी कहलाते हैं। जिसके वंशज क्या कहलाते हैं? सरयू पार के कलचुरी। तो ये जो भाई साहब थे वामन राज, वो गंडक नदी पर जीत गए थे और अपने छोटे भाई जो है लक्ष्मण राज, ये इसका छोटा भाई है, पर हमको इसकी और इसकी जो जानकारी है हमें नहीं मिलती। बट इतिहासकारों ने बताया कि ये जो इसका भाई है लक्ष्मण राज को वहाँ पे गद्दी दे दी और इन्होंने क्या कहलाए? सरयू पार के कलचुरी। इसके बाद वामन राज जो है, ये वामन राज अब वापस चले गए और दूसरी राजधानी त्रिपुरी को बनाकर कलचुरी वंश की स्थापना की। मतलब देखिए, ये जो है इंडिया हो गया, यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये MP है। तो लगभग यहाँ के आसपास आपका इन्होंने त्रिपुरी में किसकी स्थापना की? कलचुरी वंश की स्थापना की। ये जो त्रिपुरी है, ये जो त्रिपुरी बोल सकते हैं जबलपुर से 6 मील के आसपास होगा। तो वहाँ पे इसने कलचुरी वंश की स्थापना की, जो कि वर्तमान बोल सकते हैं तेवर ग्राम। अगर जैसे त्रिपुरी बोल सकते हैं तो वर्तमान में उसका क्या नाम है? तेवर ग्राम। ये वर्तमान में तेवर ग्राम है। और अपन कह सकते हैं कि त्रिपुरी के स्थायी रूप से राजधानी जो बनाने का जो श्रेय है वो कोक्कलदेव प्रथम को। मतलब इसने क्या किया था? स्थायी राजधानी बनाई। किसको बनाई स्थायी राजधानी? त्रिपुरी को। इसने स्थापना की, लेकिन वास्तविक जो स्थायी राजधानी है ये कोक्कलदेव प्रथम ने बनाई। अब कोक्कलदेव प्रथम का जो पुत्र था वो 18 पुत्रों में से एक कौन था? शंकरगढ़ द्वितीय मुक्ततुंग। इस भाई साहब के बारे में हम बताएं तो जो जबलपुर के पास एक लेख मिला है, जिसके अनुसार क्या मिला है अपन को कि जो कोक्कलदेव प्रथम का जो पुत्र है उससे हमको मतलब जानकारी मिली कि 18 पुत्रों में से एक जो सबसे बड़ा पुत्र था वो यही था। तो ये जानकारी हमको कहाँ से मिली है? जबलपुर के लेख से मिली है। हमको क्या जानकारी मिली है कि ये जो इसका बेटा है शंकरगढ़ द्वितीय है। और इस लेख से हमको ये भी जानकारी मिली है कि किसने? शंकरगढ़ द्वितीय ने
बाणवंशी शासक विक्रमादित्य को हराया था। किसने क्या हराया था? इसने विक्रमादित्य को हराया था। विक्रमादित्य जो कोरबा में मैंने आपको पहले बताया था, बाणवंशी शासक, उसको इसने क्या किया था? हराया था शंकरगढ़ द्वितीय ने। इसके बाद शंकरगढ़ द्वितीय के बाद बालहर्ष, युवराजदेव और लक्ष्मणराज थे। इसके बारे में हम, युवराज जो देव है सेकंड, ये वाला, इसने आक्रमण किया और जीत लिया बोल सकते हैं। युवराज ने मतलब पहली बार हारा और दूसरी बार क्या किया? इसने जीत लिया। फिर लगभग 1000 ईस्वी के आसपास की बात है, ये जो कलिंग राज है इसने बोल सकते हैं दक्षिण कोशल के जनपद को जीतकर अपने वास्तविक नियंत्रण स्थापित किया और राजधानी तुम्मान बनाई। तो आप लोगों को ज़्यादा याद नहीं रखना है। वामन राज जो था कि इसने कलचुरी वंश की स्थापना की थी त्रिपुरी में, परंतु वास्तविक संस्थापक कोकलदेव प्रथम को मानते हैं। कोकलदेव प्रथम का जो पुत्र था शंकरगढ़ द्वितीय, ये इसका पुत्र था, जिसके बारे में हमको जबलपुर के लेख से प्राप्त होती है कि 18 पुत्रों में से एक था। इसके बाद हमको सिर्फ याद रखना है कि बालहर्ष, युवराजदेव प्रथम, लक्ष्मणराज द्वितीय। लक्ष्मणराज द्वितीय के फिर 2 पुत्र थे, शंकरगढ़ तृतीय और युवराजदेव सेकंड। इसने आक्रमण किया था सोमवंशी शासक का, लेकिन पहले आक्रमण में ये क्या हुआ था? हार गया था, लेकिन दूसरे में फिर इसने क्या किया था? जीत लिया था। और उसके बाद फिर बोल सकते हैं कि इसका पुत्र कोकलदेव द्वितीय था। कोकलदेव द्वितीय के बाद इसका जो 2 पुत्र था गांगदेव और कलिंगराज। तो ये जो कलिंगराज है इसने बोल सकते हैं कि अपने तुम्बाड़ में राजधानी बनाई और वास्तविक अपने नियंत्रण में ले लिया किसको? हमारे छत्तीसगढ़ को। तो ये आप लोगों का है। अब हम कलिंगराज से देखते हैं कि कलिंगराज से अब हम जो छत्तीसगढ़ में राज किए उन शासकों के बारे में। तो अब हम देखेंगे कलचुरी वंश के कुछ प्रमुख राजाओं के नाम। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो कलचुरी वंश रतनपुर में भी राज्य किया, उनका शासन था, उनकी एक शाखा थी और एक रायपुर में भी शाखा थी। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक राजा के बारे में हम नोट करेंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा इसे। देखिए अब ये है कलचुरी वंश के कुछ प्रमुख राजाओं के नाम। देखिए कलचुरी वंश जो है छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ हो गया आपका, तो छत्तीसगढ़ में इन्होंने रतनपुर पर भी राज्य किया और रायपुर में भी राज्य किया। तो फिलहाल ये जो जहाँ पे शुरू से जहाँ पे कलचुरी स्टार्ट हुआ है हम वहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करें तो कलिंगराज, जिनका शासनकाल 1000 से 1020 ईस्वी तक था। फिर कमलराज, जिनका 1020 से 1045 था। रत्नदेव प्रथम 1045 से 1065। पृथ्वीदेव प्रथम 1065 से 1095। जाजलदेव प्रथम 1095 से 1120। रत्नदेव द्वितीय 1120 से 1135। पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 से 1165। जाजलदेव द्वितीय 1165 से 1168। जगतदेव 1168 से 1178। रत्नदेव तृतीय 1178 से 1198 और अंतिम प्रताप मल्ल 1198 से 1222। तो ये जो है आपका फिलहाल अभी हम इतना पढ़ेंगे, एक एक राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। आपको इनका शासनकाल याद, जो इनका शासन काल था उनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में इनके क्रम को पूछ देता है। तो आपको ये याद रहेगा तो आपको क्रम भी याद ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ रत्नदेव 1 2 1 फिर 2 फिर 3 ऐसा ही आपको याद रखना है। तो देखिए आप एक एक इनके जो वर्ष है उनको अच्छे से याद रखिएगा। 20-20 का अंतराल है देखा जाए तो शुरू के। तो अब हम बात करते हैं कहाँ के? कलिंगराज के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले राजा है कलिंगराज, जिनका शासनकाल था 1000 से 1020 ईस्वी तक। अब हमको अभी कलिंगराज और कमलराज के बारे में हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इनकी राजधानी सेम थी। एक क्वेश्चन आया था कि वे कौन से राजा थे जिन्होंने तुम्बाड़ में शासन किया या तुम्बाड़ राजधानी में शासन किया। तो वो थे कलिंगराज, कमलराज, जिन्होंने, इनकी राजधानी क्या थी? तुम्बाड़। तुम्बाड़ कहाँ है आपका? बिलासपुर में। ये बिलासपुर और कोरबा वाले भाग में है। ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ में ये बिलासपुर के आसपास ये वाला भाग है। तो वहाँ पे इन्होंने शासन किया।
तो दो राजा थे, कलिंग राज और कमल राज, जिन्होंने राजधानी तुम्बाड़ पर शासन किया। कलिंग राज को छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कलिंग राज को कलचुरी वंश का छत्तीसगढ़ में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, याद रखिएगा। कलिंग राज के बारे में हमको सिर्फ 3 फैक्ट याद रखने हैं। एक तो ये वास्तविक संस्थापक है, इनकी राजधानी तुम्बाड़ है, इनकी उपाधि है परम महेश्वर। क्या उपाधि है? परम और महेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। पहले के जो राजा लोग थे उन्होंने वे क्या करते थे, बोलना चाहिए, उपाधि धारण करते थे। और फिर इन्होंने चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण किया। पूछता है क्वेश्चन कि चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दनी का निर्माण किस शासक ने किया, तो वो है कलिंग राज। महिषासुर चैतुरगढ़ कहाँ है आपका? कोरबा में है, तो कोरबा जिले में है। तो ये आपका चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दनी का निर्माण किया। किन्होंने किया? कलिंग राज ने। इसके बाद आता है कमल राज। कमल राज के बारे में भी हमको 3 फैक्ट याद रखने। इनकी भी राजधानी तुम्बाड़ थी। इनके समय क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको पिछले समय बताया था कि ये त्रिपुरी शाखा के थे। तो त्रिपुरी शाखा में जो बोल सकते शासक गांगदेव है, उसको इन्होंने सहायता की थी और उड़ीसा पर आक्रमण के लिए क्या किया था? सहायता दिया था अपना। ये भाई साहब जो है इनसे सहायता मांगने आए थे, तो इन्होंने सहायता दिया। और कहाँ पे? उड़ीसा पर आक्रमण करने के समय। इसके बाद इसने क्या किया? उत्कल मतलब अपना उड़ीसा हो गया। उत्कल से लौटते वक्त साहिल्य नामक योद्धा को कौशल लाया। तो पूछता है क्वेश्चन कि साहिल्य नामक योद्धा को किस शासक ने कौशल लाया, तो वो है कमल राज ने, याद रखिएगा। इसके बाद यह है कि मालवा नरेश सिंधु राज ने पराजित किया। किसको? कमल राज को। कमल राज हार गया। किससे हारा? तो ये सिंधु राज है जो कि मालवा नरेश था। तो ये 3 फैक्ट कलिंग राज, 3 फैक्ट कमल राज। एक कॉमन फैक्ट है कि दोनों ने क्या किया? तुम्बाड़ से अपनी राजधानी बनाई और वहाँ से शासन संचालन किया। इसके बाद आता है रत्नदेव प्रथम। बात करें रत्नदेव प्रथम की, जिनका शासनकाल 1045 से 1065 तक था। रत्नदेव प्रथम के बारे में हमको बहुत से फैक्ट जानने को मिलते हैं। सबसे पहले इनकी जो राजधानी थी वो थी रतनपुर। रतनपुर को तालाबों की नगरी भी कहा जाता है, कुबेरपुर की भी संज्ञा दी गई हुई है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि राजधानी रतनपुर थी रत्नदेव प्रथम की। इससे पहले जो कलिंग राज और कमल राज थे, इन्होंने तुम्बाड़ में राजधानी रखकर अपना शासन किया और रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर से अपना शासन प्रारंभ किया। रत्नदेव प्रथम ने बहुत से निर्माण कार्य रतनपुर में करवाए। सबसे पहले हम लाफागढ़ की बात करें तो लाफागढ़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण कराया। किसने? रत्नदेव प्रथम ने। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कलिंग राज ने भी चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दनी का निर्माण कराया था और इसने लाफागढ़ में महिषासुर मर्दनी का निर्माण करवाया है। इसके बाद रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण इसी ने ही करवाया था और उसके बाद नानादेव कुलभूषित भूषण शिव मंदिर का निर्माण भी रत्नदेव प्रथम ने करवाया था। रतनपुर कहा जाता है कि चारों युगों में विद्यमान था। रतनपुर जो है वो चारों युगों में विद्यमान था। सतयुग में इसको मणिपुर कहा जाता था, द्वापर युग में हीरापुर कहा जाता था, त्रेता युग में माणिकपुर कहा जाता था और कलयुग में इसे रतनपुर कहा जाता है। चारों युग में होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? चतुर्युग पुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्युगी पुरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रतनपुर को, याद रखिएगा। इसके बाद एक चीज़ और कि कोमो मंडल के अधिपति, ये कोमो मंडल वर्तमान पेंड्रा, बिलासपुर पेंड्रा के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ पे के शासक थे वज्जुक, उसकी जो पुत्री थी नोनल्ला, उससे विवाह कौन ने किया? रत्नदेव प्रथम ने। तो इनका जब तब जो क्षेत्र है वो पेंड्रा तक फैल गया। तो हमको रत्नदेव प्रथम के बारे में एक निर्माण कार्य के बारे में याद रखना है, रतनपुर से रिलेटेड फैक्ट याद रखना है और उनका जो विवाह हुआ था उनसे हमको फैक्ट याद रखने हैं। इसके बाद आता है पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम जिनका शासनकाल था 1065 से 1085 ईस्वी तक। इसके बारे में हमें बहुत से फैक्ट मालूम चले हैं।
तो देखिए सबसे पहले है निर्माण कार्य। निर्माण कार्य में सबसे पहले इन्होंने चैतुरगढ़ के किले का निर्माण किया था। किसने किया था? पृथ्वीदेव प्रथम में। चैतुरगढ़ के किले में क्या है? सिंह द्वार, मेदिनी द्वार और हुकार द्वार। पूछ सकता है कि सिंह द्वार, मेदिनी द्वार और हुकार द्वार किस किले में पाए जाते हैं? तो आपके चैतुरगढ़ के किले में सिंह द्वार, मेदिनी द्वार और हुकार द्वार पाए जाते हैं। इसके हमें 3 ताम्रपत्र मिले हैं, अमोदा से, रायपुर से और लाफा से हमें पृथ्वीदेव प्रथम के 3 ताम्रपत्र मिले हैं। इसे और निर्माण कार्य क्या क्या करवाया? तुम्बाड़ में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य करवाया था। रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। तुम्बाड़ में 4 खंभों वाला मंडप का निर्माण करवाया था और चैतुरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। तो ये आपका निर्माण कार्य हो गया। इसके बाद इनकी उपाधि देखें तो प्रचंड कौशलाधिपति और सकल कौशलाधिपति। देखिए इसका मतलब होता है 21,000 गांवों का अधिपति। तो प्रचंड कौशलाधिपति और सकल कौशलाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? पृथ्वीदेव प्रथम ने। इसके बाद विग्रहराज और शौरदेव 2 मंत्रियों का उल्लेख पृथ्वीदेव प्रथम के ताम्रपत्र में हुआ है। तो पूछ सकता है कि विग्रहराज और शौरदेव किस राजा से संबंधित है? तो वो है पृथ्वीदेव प्रथम। याद रखिएगा, पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में हमें इतने फैक्ट याद रखने हैं। पृथ्वीदेव प्रथम के बाद हम बात करते हैं जाजलदेव प्रथम के बारे में। ये है अब जाजलदेव प्रथम, जो कि बहुत ही फेमस थे। इनका शासनकाल 1095 से 1120 ईस्वी के मध्य है। तो इसके शासनकाल में मैं बताऊं तो सबसे पहले हमें इसे 2 पार्ट में विभाजित करना पड़ेगा। एक जो है निर्माण वाला भाग और एक है पूरा राजा वाला भाग, कि किसके साथ युद्ध किया, किसके साथ जीता, किससे बंदी बनाया, इस टाइप का। और फिर 2 फैक्ट अलग। तो आपको 2 भाग में सबसे पहले आप इसे विभाजित कर लीजिए, एक निर्माण वाला भाग और एक युद्ध वाला भाग, क्योंकि ये जो राजा है वो युद्ध भी किए हैं और निर्माण कार्य भी बहुत करा है। जाजलदेव प्रथम अपने कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, ऐसा कहा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले निर्माण की मैं बात करूं तो सबसे पहले जाजलदेव के नाम से ही एक शहर बसा है जिसका नाम है जांजगीर शहर बसाया इन्होंने। पहला पॉइंट यही है कि जाजलदेव से आपको यही आना चाहिए, जाजलदेव प्रथम जो है जिन्होंने जांजगीर शहर बसाया और जांजगीर में ही एक विष्णु मंदिर का निर्माण किया। जांजगीर में ही एक विष्णु मंदिर का निर्माण किया है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। और इस विष्णु मंदिर को ही क्या कहा जाता है? नकटा मंदिर। क्या कहा जाता है? नकटा मंदिर। इसी विष्णु मंदिर को, जो कि कहाँ है? जांजगीर चांपा में है। जांजगीर चांपा कहाँ है? ये आपका अगर छत्तीसगढ़ है तो जांजगीर चांपा आपका ये यहाँ पे है, मध्य में बिल्कुल। तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा? जांजगीर चांपा है, जहाँ पे आपका विष्णु मंदिर है जिसको नकटा मंदिर कहा जाता है। तो घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि नकटा मंदिर किस शासक ने बनाया? तो जाजलदेव प्रथम है, क्योंकि नकटा मंदिर किसको कहा जाता है? विष्णु मंदिर को ही, जो कि कहाँ है? जांजगीर चांपा में। इसके बाद बात करें, पाली में ही विष्णु मंदिर का शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। पाली मतलब ये कोरबा वाला भाग इसके ऊपर में है ये, तो ये पाली हो गया। पाली में शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ये वही शिव मंदिर है जो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने बनवाया था। तो कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो ये 3 आप लोगों को याद रहना चाहिए कि ये निर्माण कितना भाग में पटा है, कि एक जांजगीर शहर बसाया, जांजगीर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया और पाली में शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। अब इनकी एक उपाधि थी गज शार्दुल। ये उपाधि है, क्या उपाधि है? गज शार्दुल। इस गज शार्दुल का मतलब होता है, अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। क्या होता है? हाथियों का शिकारी। ये इसकी उपाधि थी। अब जाहिर सी बात है ये राज के होंगे तो इनके समय भी सोने के सिक्के चले होंगे, तांबे के सिक्के चले होंगे। तो सोने के सिक्के चले। अब सोने के सिक्के के अग्र भाग पर, जो भी सिक्का रहता है उसका 2 भाग रहता है, तो उसके अग्र भाग पर श्री मल जाजलदेव अंकित था और उसके पृष्ठ भाग पर गज शार्दुल अंकित था, मतलब हाथियों का शिकार। तो पूछ सकता है कि श्रीमल जाजलदेव और गज शार्दुल किस शासक के सिक्कों पर अंकित था? तो वह है जाजलदेव प्रथम। इसके बाद तांबे के सिक्के, याद रखिए तांबे के सिक्कों में श्री हनुमान जी अंकित था।
याद रखिएगा, तांबे के सिक्के में श्री हनुमान जी क्या था, अंकित था। याद रखिएगा, तांबे के सिक्कों में श्री हनुमान जी अंकित था। इसके बाद हम बात करते, ये निर्माण हो गया, यहाँ पे उपाधि हो गई, यहाँ पे सिक्कों की बात हो गई। अब जब ये तो उनका सब कुछ हो गया, अब हम युद्ध की बात करते हैं। जब वो रहे होंगे तो उनके समय भी कहीं ना कहीं युद्ध हुआ होगा। तो कवर्धा, देखिए ये कवर्धा आपका इस साइड आ गया, ये तो ये जो कवर्धा है वहाँ के फणी नागवंश, मैंने आपको कहा था, तो फणी नागवंश इनके जो थे समकालीन थे, तो उन लोग ने इनकी अधीनता स्वीकार की थी। क्वेश्चन पूछ सकता है या कूट में, पीएससी में पूछता है, कूट में कथन में, कि जाजल कलचुरी वंश की अधीनता फणी नागवंश ने स्वीकार की थी, तो आप लोगों ने, ये सत्य कथन है, ऐसा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद है इनके जो समकालीन शासक है वो थे गढ़वाल के राजा गोविंद चंद। गढ़वाल के राजा गोविंद चंद इनके क्या थे, समकालीन थे। किसके, जाजल देव प्रथम की। याद रखिएगा, जाजल देव प्रथम के समकालीन थे गढ़वाल के गोविंद चंद। इसके बाद स्वर्णपुर के राजा भुजबल को इन्होंने पराजित किया था। जाजल देव ने भुजबल को हराया था, याद रखिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था बस्तर में यहाँ छिंदक नागवंश और काकती वंश शासन किए थे। तो उस समय जाजल देव प्रथम के समय छिंदक नागवंश के जो राजा थे सोमेश्वर देव, उन्होंने युद्ध किया और वो हार गए। तो हारने के बाद इनको क्या कर लिया गया, जाजल देव ने कैद कर लिया। तब सोमेश्वर देव की जो माँ है गुंड महादेवी, इनकी जो माँ है गुंड महादेवी, उनके आग्रह से जाजल देव जी ने सोमेश्वर देव को छोड़ दिया। याद रखिए, पूछता है क्वेश्चन कि सोमेश्वर देव को किनके आग्रह से जाजल देव प्रथम ने छोड़ा, तो सोमेश्वर देव की जो माँ है गुंड महादेवी, उनके आग्रह से जाजल देव प्रथम ने सोमेश्वर देव को छोड़ दिया। इसके बाद है मकरध्वज जोगी के साथ वो तीर्थ गए और फिर वो वापस नहीं आए। अपने अंतिम समय में इन्होंने मकरध्वज, एक जोगी नाम का व्यक्ति था, उसके साथ तीर्थ पर गए और फिर वापस नहीं आए। जाजल देव के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मल्हार, जो कि अभी तक कलचुरी वंश ने वहाँ पे शासन नहीं किया था, तो मल्हार पर कलचुरी वंश की स्थापना की जाजल देव प्रथम ने। तो इस कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। निर्माण संबंधित, सोने और सिक्कों के संबंधित उपाधियाँ, कौन कौन से राजा को इन्होंने हराया, बंदी बनाया, और फिर अपने अंतिम समय में और कलचुरी मल्हार में इन्होंने स्थापना की। इस प्रकार से ये हो गया आपका जाजल देव प्रथम। इसके बाद इनका जो पुत्र आता है, इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी आपका, कहा जा सकता है जाजल देव ने लाक्ष लाल देवी, याद रखिए, इनसे विवाह किया था। लाल छल्ला देवी, याद रखिएगा, लाल छल्ला देवी इनकी पत्नी थी और इनसे एक पुत्र हुआ इनका रत्नदेव द्वितीय। तो चलिए अब हम बात करते हैं रत्नदेव द्वितीय के बारे में। रत्नदेव द्वितीय का शासनकाल 1120 से 1135 ईस्वी के मध्य था। रत्नदेव द्वितीय के बारे में हमें 2 से 3 ही फैक्ट है। सबसे पहले हमें इनके शासनकाल में जो आक्रमण हुए थे, हमको उन पर ध्यान देना है और उनका एक अलग सा विभाजन करना है। तो देखिए, आक्रमण से रिलेटेड हम सबसे पहले बात करें तो त्रिपुरी नरेश, त्रिपुरी के जो राजा थे गयाकर्ण, उन्होंने रत्नदेव द्वितीय के शासनकाल पर आक्रमण किया था और ये जो थे वो पराजित हो गए। गयाकर्ण क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। फिर गंगवंशी शासक अनंत वर्मा चोल ने आक्रमण किया और वे भी क्या हो गए, पराजित हो गए। फिर गौड़ शासक शशांक को भी रत्नदेव द्वितीय ने पराजित किया और भंज राजा हखोदू को भी क्या किया, इन्होंने रत्नदेव द्वितीय ने पराजित किया। याद रखिएगा, हखोदू को रत्नदेव द्वितीय ने पराजित किया। तो 4 राजा थे, त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण, गंगवंशी शासक अनंत वर्मा चोल, गौड़ शासक शशांक और भंज राजा हखोदू को, ये चारों को रत्नदेव द्वितीय ने हराया था। याद रखिए। अब जब इतनों को हराया तो इसने क्या किया, उपाधि धारण किया। क्या, 36 विधाओं का ज्ञाता और युद्ध में रुचि रखने वाला। 2 उपाधि थी इनकी, एक था 36 विधाओं का ज्ञाता और दूसरा था युद्ध में रुचि रखने वाला।
तो याद रखिएगा 36 विधाओं का ज्ञाता और युद्ध में रुचि रखने वाला, तो ये कौन था? रत्नदेव द्वितीय। इसके बाद अगर हम बात करें रत्न जो पृथ्वीदेव द्वितीय, इसका जो पुत्र था रत्नदेव द्वितीय का, वो पृथ्वीदेव द्वितीय था। तो पृथ्वीदेव जो द्वितीय है उसका जो राजीन शिलालेख है उससे हमको क्या जानकारी मिली कि जो तलहारी मंडल है, एक जगह का नाम है तलहारी मंडल में रत्नदेव द्वितीय ने बहुत महान कार्य किए, जिसके कारण रत्नदेव द्वितीय को जगत सिंह की उपाधि मिली। किसकी उपाधि मिली? तो जगत सिंह, एक 36 विधाओं का गाता और युद्ध में रुचि रखने वाला और जगत सिंह, ये तीनों की उपाधि कौन रखता है? रत्नदेव द्वितीय। 4 आक्रमण, 3 आपका उपाधि याद रखिए, और ये तलहारी मंडल याद रखिएगा। इसके बाद कभी कभार पूछ सकता है कि इनके जो ताम्रपत्र है वो कहाँ से मिले? तो अकलतरा, खरौद, शिवरी नारायण, पारागांव, सरखोर और कोनी, तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय की बात करें, पृथ्वीदेव सेकंड जो है वो जिनका शासनकाल था 1135 से 1165 ईस्वी के मध्य, इनके बारे में भी हमें बहुत से फैक्ट जानने को मिलते हैं, परंतु इस राजा जो पृथ्वीदेव द्वितीय है उनके बारे में हमें एक चीज़ याद रखना कि जो भी काम किया है इनके सामंत ने ज़्यादा किया है। पृथ्वीदेव द्वितीय जो के सामंत थे वल्लभराज, जगपाल और ब्रह्मदेव, ये 3 जो सामंत है इन्होंने ही काम किया है। और अब वो क्या काम किया हम देखते हैं। वल्लभराज ने वल्लभपन झील का निर्माण कराया, जगपाल ने सहरागढ़, बस्तर और सिहावा जीता, ब्रह्मदेव के साथ मिलकर कलिंग नरेश जटेश्वर को पराजित किया और जगपाल ने राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आप मुझे बताइए कि राजीलोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट करिए। तो ये सामंत के इतने फैक्ट है कि वल्लभपन झील, सहरागढ़, बस्तर, सिहावा और ब्रह्मदेव के साथ मिलकर जो कलिंग नरेश है वो जटेश्वर को पराजित किया। इसके बाद इसमें देखने वाली बात यह है कि इनके जो है सर्वाधिक अभिलेख है। कलचुरी वंश में सर्वाधिक अभिलेख पृथ्वीदेव द्वितीय के है, सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य भी पृथ्वीदेव द्वितीय के समय था। चांदी का सबसे छोटा सिक्का जारी किया किसने? पृथ्वीदेव द्वितीय ने। चांदी का सबसे छोटा सिक्का किसने जारी किया? पृथ्वीदेव द्वितीय ने। इसके बाद हम बात करें कि कोटगढ़ अभिलेख से हमें पता चला कि जयसिंह नामक एक भाई था। कोटगढ़ अभिलेख से हमें क्या पता चला? कि जयसिंह नामक एक भाई था। तो बस हमें इतने फैक्ट याद रखने हैं एक सामंत से रिलेटेड कि वल्लभराज, जगपाल, ब्रह्मदेव, सर्वाधिक अभिलेख, सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य, चांदी का सबसे छोटा सिक्का, जयसिंह एक नामक एक भाई था, जिसकी जानकारी हमें कोटगढ़ अभिलेख से प्राप्त हुई। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में बात हो चुकी है। तो पृथ्वीदेव द्वितीय से एक फैक्ट छूट चुका है मेरे से कि जो इनका सामंत था ब्रह्मदेव द्वितीय का सामंत था, पृथ्वीदेव द्वितीय का सामंत था ब्रह्मदेव सामंत था। इसने नारायणपुर में घुरजटी मंदिर का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि नारायणपुर में घुरजटी मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में हुआ। और कौन कराया? तो वो कराया ब्रह्मदेव सामंत। जो सामंत था वो ब्रह्मदेव था जिसने नारायणपुर में घुरजटी मंदिर का निर्माण कराया। किसके शासनकाल में? पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में। अब बात करें पृथ्वीदेव द्वितीय के 2 पुत्र थे, एक था जगतदेव और एक है जाजलदेव द्वितीय। तो हुआ ये कि जगतदेव है, जगतदेव पूर्वी सीमा है छत्तीसगढ़ की, ये तो छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा में युद्ध हुआ, तो वहां पे वो युद्ध को शांत करने के लिए चला गया। अब बचा कौन? जाजलदेव द्वितीय। तो जाजलदेव द्वितीय शासन बना, जिनका शासनकाल बहुत ही अल्प समय के लिए था, 1165 से 1168, जिसके समय बस एक ही फैक्ट है कि त्रिपुरी के जो राजा थे जयसिंह, उसने आक्रमण किया था, युद्ध हुआ था। कहाँ युद्ध हुआ था? शिवरी नारायण के निकट युद्ध हुआ था। त्रिपुरी के राजा जयसिंह ने आक्रमण किया था जाजलदेव द्वितीय के समय। इनका जो शासनकाल था बहुत ही अल्प समय के लिए था। इसके बाद इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो बोलना चाहिए, इनको बुलाया जाता है कि जगतदेव आप आइए और शासन संभालिए। तो फिर ये आते हैं और 10 साल अपना शासन संभालते हैं, 1168 से 1178 ईस्वी के मध्य। और फिर इनके बारे में उतना फैक्ट नहीं है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। इसके बाद आता है रत्नदेव द्वितीय, जिनका फिर शासनकाल था। जो जगतदेव है, जगतदेव जो है इनकी सुमनला देवी
जो है इनकी पत्नी रहती है और उनसे इनका एक पुत्र होता है रत्नदेव तृतीय। तो रत्नदेव तृतीय जो है जिनका शासनकाल 1178 से 1198 के मध्य होता है। अब इनके बारे में फैक्ट है कि इनका जो सेनापति था गंगाधर, ये गंगाधर, इसने जीर्णोद्धार कराया किसका? खरौद में जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर था। आप कमेंट करके ये बताइए कि ये जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है खरौद में, उसका जो निर्माण है वो कौन कराया था? तो सेनापति जो गंगाधर है वो खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार करवाया और रतनपुर में एक वीरा मंदिर का निर्माण कराया, याद रखिएगा। और जो रत्नदेव तृतीय है उसने लखनी देवी मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ कराया? रतनपुर में। तो ये जो दोनों है रतनपुर में है, लखनी देवी का मंदिर का निर्माण रत्नदेव तृतीय ने कराया, गंगाधर ने एक वीरा मंदिर रतनपुर में बनवाया। इनका जो सेनापति था, याद रखिएगा। इसके समय कहा जाता है कि अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और हमें इसकी जानकारी खरौद अभिलेख से पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? खरौद अभिलेख से। इसके बाद आता है प्रतापमल। तो प्रतापमल इसके बाद शासक बना। प्रतापमल का जो शासनकाल था वो 1198 से 1222 ईस्वी के मध्य था। इनके शासनकाल में एक ही फैक्ट है कि तांबे के चक्राकार व षटकोणाकार सिक्के चलाए। तो पूछता है कि कलचुरी वंश के किस शासक ने तांबे के चक्राकार व षटकोणाकार सिक्के चलाए? तो वो है प्रतापमल। तो ये है आपके कलचुरी वंश का वो वाली शाखा जहाँ से कलचुरी वंश स्टार्ट हुआ था, मतलब तुमान, रतनपुर जो दो राजधानी है, इन्होंने वहाँ पे शासन किया। इसके बाद जो थे, इसके बाद हुआ ये कि प्रतापमल के बाद 200 या 300 साल अंधकार युग था कलचुरी वंश का, क्योंकि हमें इसके बाद की कोई जानकारी नहीं मिलती। तो हम इसको क्या कहा गया, कई इतिहासकारों ने इसे अंधकार युग कहा है। तो इसके बाद रतनपुर के कलचुरी वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर रायपुर के लहुरी शाखा के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इनके जो कलचुरी वंश में क्या राजनीतिक धार्मिक परिवर्तन हुए और कैसी उनकी आर्थिक व्यवस्था थी, हम उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये मेंस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस कारण अभी इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।